आज का पाठ है माटी वाली। विद्यासागर नौटियाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। एक हृदय स्पर्शी कहानी है, मार्मिक कहानी है माटी वाली। चित्र आप देख पा रहे हैं, एक जीर्णकाय क्षीणकाय शरीर वाली बहुत ही गरीब बुढ़िया जो माटी बेचने का कार्य करती है और माटी बेच करके अपना जीवन यापन बहुत मुश्किल से कर पाती है। इस माटी वाली की कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने विस्थापन की समस्या को बहुत ही मार्मिक ढंग से उजागर किया है। विस्थापन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बस जाना। एक जगह से दूसरे जगह में स्थापित हो जाना ही विस्थापन कहलाता है। बच्चों, आप जानते हैं कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि लोग जहां बहुत पहले से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उस स्थान को लोगों को छोड़ना पड़ता है मजबूर होकर के। ऐसे अनेक कारण है, बाढ़ की समस्या, भूकंप की समस्या, या कई बार सरकार की कुछ परियोजना के चलते जब सरकार उस स्थान में कुछ निर्माण कार्य करने के लिए उस स्थान को चुनती है, नहर बनाने के लिए, बांध या सड़क बनाने के लिए उस स्थान को चुनाव करती है जहां लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, कुछ निश्चित उद्देश्य को लेकर के ऐसे परियोजना का कार्य वहाँ पर किया जाता है, तो लोगों के ना चाहते हुए भी लोगों को मजबूर होकर के अपने जमीन को, संपत्ति को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसना पड़ता है। हालांकि सरकार उस जमीन की संपत्ति के बदले कुछ रुपये पैसे मुआवजे के रूप में देती जरूर है, या कई बार दूसरी जमीन उनको दिखा दिया जाता है, लेकिन विस्थापन के कारण दूसरे जगह जाकर के, नई जगह में जाकर के अपने जिंदगी को नए सिरे से स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। जो अमीर वर्ग होते हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति है, अधिक जमीन जायदाद है, उनको तो मुआवजे के रूप में मोटी रकम मिल जाती है, तो ऐसे लोग तो किसी भी तरह से अपने जीवन को वहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं होता है रोजी मंजूरी के सिवाय, ऐसे लोगों का जीवन तबाह हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, इनका हृदय टूट जाता है। ऐसे लोगों की समस्या को विस्थापन से आने वाले गरीब वर्ग के ऊपर बीतने वाले समस्या को इस कहानी में बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से लेखक ने उजागर किया है। इस माटी वाली कहानी आइए सुनते हैं। ये माटी वाली आप देख पा रहे हैं, माटी वाली ये टिहरी शहर की कहानी है और उस समय की कहानी है जब टिहरी बांध का निर्माण हुआ। टिहरी शहर जो है दो नदियों के तट में बसा हुआ शहर है। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी, दोनों नदियों के तट में टिहरी शहर बसा हुआ है। दोनों नदियों के संगम में सरकार एक परियोजना लेकर आती है टिहरी बांध बनाने का। तो वहाँ पर टिहरी बांध बनता है, तो टिहरी शहर वालों को उस स्थान को जहाँ वो पहले से रह रहे थे उसे छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ा था। उस समय की बात है। ये माटी वाले पूरे टिहरी शहर में माटी बेचती थी। टिहरी शहर के प्रत्येक घर में इस माटी वाली की माटी की जरूरत थी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इनकी माटी को लोग क्यों खरीदते थे और ये माटी क्यों बेचती थी। तो आप जानते हैं पहले मिट्टी का घर हुआ करता था। लोग अपने घरों को, मिट्टी के घर को लाल मिट्टी से, पीली मिट्टी से लिपाई पुताई करते थे। आज भी गांव में घरों को लिपाई करते हैं लाल मिट्टी, पीली मिट्टी से, और लोगों को चूल्हे चौकी की लिपाई पुताई करने के लिए भी इनकी माटी की जरूरत थी। तो प्रत्येक घर में जाकर मिट्टी बेचती थी या उसी से ये अपना जीवन यापन करती थी। ये लाल मिट्टी बहुत दूर से लाती थी। माटा खान था, वहाँ लाल मिट्टी का खदान से वहाँ से लाती थी, क्योंकि जो इनके टिहरी शहर के आसपास का जो मिट्टी है, नदी क्षेत्र होने के कारण बहुत रेतीली मिट्टी थी, तो वहाँ की मिट्टी लिपाई पोताई करने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए बहुत दूर से माटा खान से लाती थी। वहाँ से इसको लाने में बहुत समय लग जाता था। सुबह से निकल जाती थी माटी लाने के लिए और मुश्किल से एक घर के लिए ही मिट्टी ला पाती थी। इस तरह से घर जाते वक्त इनको रात्रि हो जाती थी और इनका जीवन इस प्रकार से चलता था। एक दिन की बात है, रोज की तरह ये जैसे ही माटा खान से मिट्टी लाई और गांव की गली में अपने कंटर को उतारी। कंटर आप देख पा रहे हैं,
ये कंटर जो है, जो बुढ़िया जो है अपने सिर में रखी हुई है, टीन से बनी हुई है, इसके ढक्कन को निकाल देती है ताकि आसानी से इसमें मिट्टी भरा जा सके और मिट्टी को खाली कर सके। तो टीन से बना हुआ एक कंटर है, कनस्तर है, इसमें रोज माटी लाती है। तो इस मिट्टी को जैसे ही वो जमीन में उतारी, एक दिन सामने वाले घर से एक 9-10 वर्ष की एक बालिका आती है, उनको आवाज़ देती है और कहती है कि मेरी माँ आपको बुलाई है या मिट्टी मंगवाई है। ये ठीक है, अभी आती हूँ कह देती है और उनके घर कंटर उठा करके अपने सिर में रख करके चली जाती है। उनकी घर मालकी ने इसे लाल मिट्टी को उतारने के लिए कहती है, खाली जगह कच्चे जगह में माटी को उतारने के लिए कह देती है, उतार देती है और बैठ जाती है। उधर से मालकिन आती है और रसोई से 2 रोटी लाकर इनको देती है और पुनः वो रसोई में चली जाती है। रसोई में जाते देखकर ये माटी वाली बहुत जल्दी से अपने जो डिल्ले बनाई हैं, पुराने कपड़े की डिल्ली, जिनके ऊपर देखिए कंटर ये रखी हुई है, डिल्ला जिसको गुंडरी बोलते हैं देहात में, आप लोग समझ रहे होंगे, इस कपड़े को जल्दी से निकालती है और एक रोटी को झट से उसमें मोड़ कर रख लेती है और एक रोटी को अपने हाथ में पकड़ी है और खाने का दिखावा करने लगती है ताकि किसी को पता ना चले, मालकिन को पता न चल सके कि एक रोटी को ये रखी हुई है। दरअसल में ये एक रोटी ये बुढ़िया जो है अपने बीमार पति के लिए रखी है। दिखावा करती है खाने का, जैसे मैं रोटी खा रही हूँ, एक रोटी मेरे पास है, जबकि एक रोटी को ये मोड़ कर रखी हुई है ताकि मैं अपने बूढ़े बीमार पति को खिला सकूं। तो उधर से मालकिन पुनः रसोई से आती है तो एक पीतल के गिलास में इनके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, लो आज सब्जी नहीं है, चाय के साथ रोटी निकल जाओ। इस प्रकार से कहती है। तो ये कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठाकुराइन जी, माटी वाली कहती है। तो मालकिन कहती है, भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। इस प्रकार से मालकिन कहती है। तो पीतल के गिलास को देखकर ये माटी वाली कहती है कि तुमने अभी तक इस पीतल के गिलास को संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में, पूरे शहर में किसी के घर पीतल के गिलास नहीं मिलता है। तो मालकिन बोलती है कि शहर से कई व्यापारी, इनके खरीदार लोग आ गए हैं, लेकिन मिट्टी के मोल मांगते हैं, सस्ते मांगते हैं। तो क्या मतलब देने से, वैसे भी पूर्वजों की कमाई है, पूर्वजों की गाढ़ी कमाई इसमें लगी हुई है, ये धरोहर है पूर्वजों की, इसको हमें नहीं बेचना चाहिए। इस प्रकार से मालकिन जो है माटी वाली को कहती है। तो मालकिन के माध्यम से हमको यहाँ पर देखिए संदेश मिलता है कि जो पुरानी वस्तु होती है, जिसको हमारे पूर्वज लोग खरीद कर रखे हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई ऐसे चीज़ों में लगी होती है, उसे हमें नहीं बेचना चाहिए, ये हमें सीख मिलता है। तो यहाँ पर दोनों बात करने लगे और मालकिन कहती है कि पुरानी चीज़ का मोह भी अपना बहुत बुरा होता है, अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि उस शहर को छोड़ने की बात पूरे शहर में फैल गया था, क्योंकि वहाँ पर टिहरी बांध बनने वाला था। तो डुबान क्षेत्र आने के कारण शहर को छोड़ने की बात जो है प्रत्येक घर में हो रहा था। तो मालकिन कहती कि इस उम्र में हम इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो माटी वाली कहती है, ठाकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। इस प्रकार से माटी वाली अपने दुख को कहती है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी लाना है का आदेश उनको मिलता है और 2 रोटियां दूसरे घर में भी इसको मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया और लोग कहती है कि ये लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। इस प्रकार से सोचते हुए ये वहाँ से निकल जाती है। उसके घर पहुँचती ही ये सोचती है माटी वाली कि मेरा जो बूढ़ा पति है कातर नज़रों से मुझे देख रहा होगा और मेरी राह देख रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी से जाकर आज
3 रोटियां मेरे पास है, 1.5 रोटी मैं अपने बूढ़े पति को खिलाऊंगी और 1.5 रोटी मैं खा जाऊंगी, तो आज मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सोचती हुई जा रही, क्योंकि बहुत दूर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनका जो घर है वो गांव के एक ठाकुर की जमीन में है। इनको घर जाने में बहुत समय लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। गांव के ठाकुर की जमीन में झोपड़ी बनाई हुई है और वहाँ रहती है। उसके बदले ठाकुर के यहाँ उनको व्यर्थ ही काम भी करना पड़ता है। तो सोचते सोचते जाती है कि आज तो मेरे पास 3 रोटी है और मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। आज मैं अपने बूढ़े बीमार पति को केवल रोटी ही नहीं खिलाऊंगी, बल्कि आज मेरे पास कुछ रुपये पैसे भी हैं। मैं प्याज लूँगी और प्याज को घिस करके, तल करके प्याज और रोटी अपने बीमार पति को खिलाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। इस प्रकार से सोचते सोचते वो आ रही है और सोचती है कि मेरे पति तो बीमार हैं, ज़्यादा रोटी तो खा नहीं पाते हैं, तो 1.5 हुई रोटी हो सकता है वो खाए, 1.5 रोटी बच जाएगा, उसे मैं खा लूँगी। देखिए, जब व्यक्ति बहुत गरीब हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो 2-3 रोटियों को खाने के लिए भी वो हिसाब करता है। यहाँ देखिए, ये बुढ़िया माटी वाली कितनी मजबूर है कि 3 रोटी खाने के लिए भी एक गणित लगा रही है कि 1.5 रोटी मेरे पति खा लेगा और 1.5 रोटी जो बचेगा उसको मैं खाऊंगी। आज रसोई बनाने का समय भी नहीं है क्योंकि रात्रि हो गई है। ऐसे सोचते सोचते आ रही है। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी। जैसे ये घर पहुंचती है तो जैसे रोज कातर दृष्टि से इनका पति जो है इनको देखता था, ललचाई दृष्टि से देखता था, आज उनके तरफ नहीं देखा। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उनकी ओर घुमाई भी नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। इनका जो पति है उनका स्वर्गवास हो गया था, वो मर चुका था। बहुत दुखी हो जाती है माटी वाली। इधर आगे लेखक लिखते हैं कि टिहरी बांध पुनर्वास के साहब उस गांव में आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि वह कहाँ रहती है, तुम्हारी झोपड़ी के कोई कागजात तुम्हारे पास है? तो ये बुढ़िया जो है माटी वाली कुछ भी नहीं दिखा पाती, क्योंकि इनके ज़मीन का तो कोई कागजात नहीं था। ये तो दूसरे की ज़मीन, ठाकुर की ज़मीन में रहता था। उनके बदले इनको और उनके घर काम, एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था, तो कुछ भी नहीं दिखा पाती है। ये बहुत निराश हो पाती है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उनसे पूछा कि वो कहाँ रहती कहाँ है, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। कहते हैं तो मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। इस प्रकार से माटी वाली कहती है, बोलते हैं साहब माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़िए तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। इस प्रकार से पुनर्वास के साहब हैं, इनको कहता है। तो बुढ़िया कहती है बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? तो साहब कहते हैं इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार से इनका कुछ भी ज़मीन नहीं होने के कारण इनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। इनका जीवन तबाह हो जाता है। बुढ़िया रोने लगती है। इनके पति जो है वहाँ पर मृत अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ है। टिहरी बांध की 2 सुरंगें को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगता है। शहर में आपाधापी मच जाती है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट भी डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए। हर कोई उस रास्ते से जो आ रहे हैं उनके पास अपनी बात को, अपने विचार को रखती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए, अर्थात गरीबों को रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास तो कुछ नहीं होता है। जीते जी तो गरीब लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी आज शमशान घाट भी नसीब नहीं होता है। गरीबों के लिए शमशान घाट और घर में कोई
अंतर नहीं होता है। इस बुढ़िया के सामने भी घर और शमशान घाट में कोई अंतर नहीं रह गया था, क्योंकि विस्थापन से ज़्यादा तो उस बुढ़िया को अपने पति के अंतिम संस्कार की भी चिंता थी। वो शमशान घाट भी डूब चुका था। इस प्रकार से बहुत ही मार्मिक कहानी, हृदय स्पर्शी कहानी यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।